गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो हमारा जो लास्ट क्लास था उसमें हम लोगों ने एपीकल्चर एंड फिशरीज के बारे में डिस्कस किया था। इस चैप्टर के एनिमल से रिलेटेड यानी एनिमल ब्रीडिंग से रिलेटेड जो टॉपिक थे वो एक पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट ब्रीडिंग का टॉपिक। ठीक है, यानी एनिमल से जैसे दो ब्रीडिंग देखना है, एक एनिमल का और दूसरा प्लांट का। तो एनिमल ब्रीडिंग में हम लोगों ने एनिमल के ब्रीड के नेम और साथ ही साथ एनिमल ब्रीडिंग के प्रोसेस वो सारी चीज को कंप्लीट किया। उसी में हमारा लास्ट क्लास जो है वो एपीकल्चर एंड फिशरीज इंक्लूड था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट ब्रीडिंग। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक हो गया प्लांट ब्रीडिंग। ठीक, प्लांट ब्रीडिंग देखो क्या है कि जब हमारा पॉपुलेशन बढ़ा और जब हमारी आजादी हुई, हमारे पास लैंड बहुत ज्यादा थे। इंडिया के पास एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बहुत अच्छा था और बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी हम अपने फूड के रिक्वायरमेंट को अपने पॉपुलेशन के लिए फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। उसको हमें या तो एक्सपोर्ट करना पड़ता था। इंडिया की मैक्सिमम जो आबादी थी वो भुखमरी में जी रही थी। इस चीज को देखते हुए प्लांट के नए नए ब्रीड को, नए नए वैरायटी को डेवलप करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया, जिसके लिए इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन को लाया गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन को लाने में इंडिया के जो फादर है, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन जो इंटरनेशनल फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है डॉक्टर बोरलॉग। तो डॉक्टर बोरलॉग के साथ कोलैबोरेट करके एमएस स्वामीनाथन ने इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन को लाया। तो प्लांट ब्रीडिंग इसी से रिलेटेड टेक्निक है जो ये क्या किया, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने में नए वैरायटीज को और फूड के प्रोडक्शन को, यानी प्लांट से ज्यादा ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो, ये लाने के लिए यह इंपॉर्टेंट टेक्निक है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग जो है वह इनसफिशियंट है इस चीज के लिए। इसमें भी फटाफट हम लोग नोट डाउन का काम ज्यादा करेंगे। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग इज इनसफिशियंट टू, ट्रेडिशन फार्मिंग इज insufficient to fulfill the requirement of food for human population। तो ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है फूड की वो इनसफिशियंट हो पा रहा था ट्रेडिशनल फार्मिंग से। इन इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इन इंडिया ग्रीन रिवॉल्यूशन इज important to help fulfill food requirement। तो फूड के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा हेल्प है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन was depends on plant breeding। green revolution was depends on plant breeding technique।
प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक। आइए, तो प्लांट ब्रीडिंग क्या है? Plant breeding. Plant breeding is the genetic improvement of plant breeding is genetic improvement of crop in order to crop in order to create desired plant, create desired plant that are better suited for cultivation, give better yield, give better yield, and are disease resistance, and are disease रेसिस्टेंस। ठीक है, देखो इसमें ये क्या है, तो ये चीज जो है वह यहां पर प्लांट ब्रीडिंग का डेफिनेशन हमारा क्या कह रहा है? प्लांट ब्रीडिंग का डेफिनेशन जो है वो हमें कह रहा है कि प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लोग जेनेटिकली जो है एक न्यू वैरायटी के प्लांट को इंप्रूव कराते हैं। न्यू वैरायटी का प्लांट में क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए? तो उससे बेटर यील्ड मिले, यानी प्रोडक्टिविटी बढ़े, वह डिजीज से रेसिस्टेंस हो, यानी उसमें बहुत जल्दी कोई बीमारी ना हो, ठीक है, और आसानी से कल्टीवेटेड हो सके, यानी उसकी खेती एग्रीकल्चर जो है वो आसानी से हो सके। तो ऐसे वैरायटी को डेवलप करने के लिए जो टेक्निक हम लोग यूज करते हैं उसी को कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग इज जेनेटिक इंप्रूवमेंट। अगर किसी चीज में जेनेटिकली इंप्रूवमेंट कर दें तो वह नए वैरायटी को देगा। तो जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप इन ऑर्डर टू क्रिएट डिजायर प्लांट, यानी ऐसा प्लांट जिसकी हमें चाहत है, जैसा हम चाहते हैं कि ऐसा प्लांट हमें मॉडिफाइड होकर के मिले। दैट आर बेटर सुटेड फॉर कल्टीवेशन, यानी वो आसानी से कल्टीवेट हो सके, एंड क्या क्या दे, वो ज्यादा यील्ड मतलब प्रोडक्टिविटी हाई हो, और डिजीज रेसिस्टेंस हो। तो ये सारे कैरेक्टर के लिए, यानी ये हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल अगर हो रहा है तो वो हमारा डिजायर प्लांट है। देखो कन्वेंशनल जो हमारा कल्टीवेशन है वो बहुत पुराना है। तो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग इज इन प्रैक्टिस फ्रॉम conventional plant breeding is in practice from 9,000 to 1,100 year ago, यानी लगभग आज से 9,000 से लेके 11,000 साल पहले भी कन्वेंशनल तरीके से प्लांट का ब्रीडिंग होता था। ठीक है, कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल तरीके से। आज हम लोग प्लांट ब्रीडिंग करने के लिए बहुत सारे लैबोरेटरिकल एपरेटस का यूज करते हैं, बहुत सारे ये मशीनरी का यूज करते हैं, जैसे पीसीआर वगैरह हो गया, जेनेटिक कोड को आइडेंटिफाई करने के लिए हो गया। तो वो सारा जो यूज करते हैं वो न्यू हुआ, लेकिन कन्वेंशनल तरीके उस समय ये सारे जो लैबोरेटरिकल एपरेटस है वो सब अवेलेबल नहीं थे। तब भी जो है वो कन्वेंशनल तरीके से प्लांट ब्रीडिंग होता था। तो वो कब? आज से लगभग 9 से 11,000 साल पहले। ऑल मेजर फूड क्रॉप आर डेराइव्ड फ्रॉम डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज। All major food crop are
food crop are derived from the domesticated varieties, the domesticated varieties. Classical plant breeding involve classical plant breeding involve hybridization of pure line followed by artificial selection to produce plant with desirable trait. तो जितने भी मेजर फूड क्रॉप जो है वो डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज हैं, जैसे राइस, व्हीट, ये सब बहुत पुराने क्रॉप प्लांट हैं, वो आज के नहीं है। वो लगभग आप देखो यहां से 9000 से 11000 साल पहले प्लांट ब्रीडिंग होती थी, और उससे पहले के ये सब प्लांट है, तो उनका कल्टीवेशन जो है वो बहुत पुराना है। तो जितने भी मेजर क्रॉप हैं वो सभी जो है वो डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज हैं। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व, तो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में क्या क्या है? हाइब्रिडाइजेशन, यानी हाइब्रिड करने, किसी भी चीज का हाइब्रिड कब तैयार होता है? तो दो अलग अलग कैरेक्टर के, यानी दो अलग अलग जीनोटाइप के चीज को क्रॉस करा के उससे जो नया हमें मिलता है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, तो उसको हाइब्रिड प्रोडक्ट बोलते हैं। और फॉर प्योर लाइन कब हमें मिलता है? कि जब बिना वाइल्ड टाइप को हम लोग लगातार कंटिन्यू जनरेशन टू जनरेशन कल्टीवेटेड करते हैं, तो वह उसका प्योर लाइन होता है। फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू प्रोड्यूस प्लांट विद डिजायरेबल ट्रेट। कहने का मतलब आर्टिफिशियल सिलेक्शन, उसको हम सेलेक्ट करते हैं कि किस किस चीज को मिला करके कैसे कैसे कैरेक्टर का हमें प्लांट चाहिए। मान लीजिए कोई येलो कलर का फ्लावर है, कोई रेड कलर का फ्लावर है, और दोनों को मिला के हमें पिंक कलर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? एक बार येलो और ब्लैक को मिला के देखें, अगर पिंक मिला तो कैरी करेंगे, नहीं मिला तो नहीं कैरी करेंगे। अब एक बार हम लोग येलो, रेड या व्हाइट मिला के देखेंगे, तो रेड और व्हाइट मिला के हमें पिंक मिल गया, तो उसको कैरी करेंगे। तो वही हुआ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और किस लिए आर्टिफिशियल सिलेक्शन? तो टू प्रोड्यूस प्लांट विथ डिजायरेबल ट्रेट, यानी जैसा डिजायरेबल ट्रेट का मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसा कैरेक्टर का हमें मिल गया, तब उसको हम आगे कैरी करेंगे। और अगर हमें नहीं मिला तो उस चीज को छोड़ के हम अपने जो हमारा जो ये क्या कहते हैं मतलब जिस काम के लिए हम लगे हुए हैं वो कंटिन्यू करेंगे, यानी हमारा जो रिसर्च है वो उस चीज को पाने के लिए कंटिन्यू चलता रहेगा। इसमें फटाफट नोट डाउन करते चलेंगे आप लोग, क्योंकि अभी हम ये सारी बातें जो है वो आपको बोल के नहीं लिखा सकते हैं, तो इसीलिए यहां पर बोर्ड पे वो सारे चीज को हम मेंशन करते जा रहे हैं ताकि आप आसानी से नोट डाउन करते चलें। एक बार अगर ये सारी चीजें आपको अपने नोटबुक पे नोट डाउन करेंगे तो इसकी कुछ बातें आपको जरूर से याद रहेगी, और सिर्फ इसी तरह देखते रहेंगे तो आप समझ लो 90 to 95% बातें आप तुरंत भूल जाएंगे। तो इसीलिए सारी बातों को एक बार नोट डाउन करते चलिए। अब देखो कि कुछ मेथड जिसके वजह से, कुछ स्टेप्स जिससे हम लोग ये प्रोडक्ट और प्लांट ब्रीडिंग का करते हैं। द मेन स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर
the main steps required for developing new varieties of a crop। तो ये मेन स्टेप्स कौन कौन से हैं जिससे हम लोग न्यू वेराइटीज के क्रॉप को पाते हैं। देखिए सबसे पहले तो जर्म प्लाज्म इसको कहते हैं हम लोग। तो कलेक्शन ऑफ वायबिलिटी collection of variability जिसको जर्म प्लाज्म कहते हैं। द एंटायर कलेक्शन हैविंग having all the diverse alleles for all gene in a all genes in a given crop is called germplasm collection। germplasm consists देखिए ये जो हम लोगों ने फर्स्ट हेडिंग दिया है कलेक्शन ऑफ, सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन से स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होगी एक न्यू वैरायटी के प्लान को डेवलप करने के लिए। तो पहला क्या दे रहा है, फर्स्ट में हमारा है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मतलब हर प्लांट का एक अपना जीनोटाइप होता है, उसका एक अपना कैरेक्टर होता है। तो सभी में क्या है, वेरिएबिलिटी है। इवन एक ही स्पीशीज के दो अलग अलग ब्रीड हैं तो उसमें वेरिएबिलिटी है। तो उनके वेरिएबिलिटी के कैरेक्टर को कलेक्ट करना यानी कलेक्शन बनाना और तब उसमें से चुनना कि हमें कैसे प्रोडक्ट की जरूरत है। जैसे प्रोडक्ट की जरूरत है वैसे को सेलेक्ट करके और उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराना या क्रॉसिंग कराना, यही है डेवलपिंग ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ ए क्रॉप। तो यहां पे फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, और इसी कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी को क्या कहते हैं, तो हम लोग जर्म प्लाज्म कहते हैं। तो इसीलिए यहां पर दिया है द एंटायर कलेक्शन ऑफ हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील। यहां पर जो टर्म एलील्स है, एलील्स का मतलब समझो कि जीन। यहां पर आप कंफ्यूज नहीं होना, जीन का मतलब उसका डीएनए का सीक्वेंस जो किसी एक पार्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उस जीन के बेसिस पर, एलील के बेसिस पर फॉर ऑल जीन, ठीक है, इन ए गिवन क्रॉप। आपको जेनेटिक्स में एलील्स और जीन जैसे देखो, कहने का मतलब यहां पे हम समझा रहे हैं, आप सेल जानते हो और सेल में आप जानते हो कि हमारे हर एक सेल में 46 क्रोमोजोम है। कैसे, तो 23 into 2 यानी क्या होता है, टोटल 46, सभी क्रोमोजोम पेयर में। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सभी क्रोमोजोम पेयर में है। अब देखो यहां पर ये जो जीन है, मान लो लंबाई बढ़ाने वाला कोई जीन है, तो ये दोनों जो हैं, जो जीन इस क्रोमोजोम पे है वही जीन इस क्रोमोजोम पे होगा। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एलील कहते हैं। तो एक एलील में दो जीन, ये बात बस अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखो। एलील का मतलब कि जो एक एलील है, यहां पर ये दोनों मिला के एक एलील हुए और इसमें दो जीन है।
और दोनों जीन जो होंगे सेम लोकेशन पे होंगे और सेम कैरेक्टर के लिए होंगे, उसी को हम लोग एलील वर्ड यूज करते हैं। तो यहां पर ऑल द डाइवर्स एलील फॉर ऑल जीन, तो जितने भी जीन के एलील है वो इन ए गिवन क्रॉप इज कॉल्ड जर्मप्लाज्म। एक प्लांट के अंदर वो जितने भी एलील है सभी जीन के, वही कलेक्शन जो है वह कहलाता है जर्मप्लाज्म। तो पहले तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि इस प्लांट के कौन कौन से कैरेक्टर हैं और उस कैरेक्टर के लिए कौन कौन सा पार्टिकुलर जीन रेस्पॉन्सिबल है, उनके कलेक्शन को हम लोग कहते हैं जर्मप्लाज्म। पहले अब आप इतना ये बात समझ गए। अब उसके आगे चलिए, तो जर्मप्लाज्म में क्या क्या कॉन्सिस्ट होता है वो देखिए। कल्टीवेशन इंप्रूव वेराइटीज, cultivated, improve varieties, improve varieties that are no more in cultivation, improved varieties that are no more in cultivation, Third, old local or desi varieties, line produced by plant breeders, lines produced by plant breeders, wild species related to the crop species, वाइल्ड स्पेसीज रिलेटेड टू द क्रॉप स्पेसीज। ये सारे बात जो है वो इसमें, यानी कल्टीवेटेड इंप्रूव वेराइटीज, एग्रीकल्चर करते करते जो नई इंप्रूव हो गए जो नया वेराइटीज आया है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। इंप्रूव वेराइटीज दैट आर नो मोर इन कल्टीवेशन, और इंप्रूव होने के बाद इतना इंप्रूव अब उसका ज्यादा कल्टीवेशन नहीं हो सकता है, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। पुराना लोकल जो देसी वेराइटीज है वो इसमें इंक्लूड होता है। लाइन प्रोड्यूस बाय प्लांट ब्रीडर्स, यानी कि जो प्योर लाइन की हम लोग बात किए थे उस वो चीज कह रहा है कि लाइन प्रोड्यूस बाय प्लांट ब्रीडर। प्लांट ब्रीडर का मतलब जो बार बार प्लांट की ब्रीडिंग कराने वाले हैं उनसे जो प्योर लाइन मिला है वो। एंड वाइल्ड स्पेसीज रिलेटेड टू द क्रॉप स्पेसीज। वाइल्ड स्पेसीज कहने का मतलब हुआ है एकदम देसी ठर्रा, कहने का मतलब उसमें किसी तरह का एकदम पुराना प्योर, जरा सा भी उसमें कोई जीनोटाइप में या उसके जीन में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, दैट इज द वाइल्ड स्पेसीज। रिलेटेड टू द क्रॉप स्पेसीज कहने का मतलब डे बाय डे जो एग्रीकल्चर होते चला जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ एनवायरमेंट की वजह से या सॉइल के कैरेक्टर की वजह से कुछ उसके जीन के लेवल में जो चेंजेज आता है, तो क्रॉप का कल्टीवेशन होने से तो वह हुआ क्रॉप स्पेसीज, और उसी का एकदम सबसे पुराना जो पार्ट हुआ तो हुआ वाइल्ड स्पेसीज। ये सारे चीज इंक्लूड होते हैं किसमें, तो जर्मप्लाज्म में होते हैं। और जर्मप्लाज्म जो है वो फर्स्ट स्टेप्स है। उसके बाद देखिए जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज द बैकबोन genetic variability is the backbone or root of any breeding program, or root of any breeding program। तो ये कंप्लीट। अब सेकंड में देखेंगे
एक स्टेप्स हमारा कंप्लीट। अब दूसरा स्टेप्स क्या कहता है, तो इवेल्युएशन करना, यानी कैरेक्टर को इवेल्युएट करके, अब तब यानी इवेल्युएट करने का मतलब उसका अवलोकन करना, उसके बारे में जांचना कि क्या क्या है इसमें कैरेक्टर, और उसके बेसिस पर उसको यूज करना, तो उसी को क्या कहते हैं। अब उस सेकंड स्टेप्स है इवेल्युएशन दैट रिलेशन ऑफ दैट सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। Evaluation and selection of पेरेंट, यानी चीजों के बारे में अवलोकन करना, किसके लिए, तो पेरेंट का जब सिलेक्शन कर रहा है तो उसके लिए, तो पेरेंट के सिलेक्शन के टाइम पे उनका इवेल्युएशन करना। टू और मोर टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर मोर टाइप्स of plants are more types of plants are selected which possesses all the required trait which possesses all the required trait all the required trait amongst them amongst them these selected plants are called these selected plants are called parent। तो जिसका हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, जिस प्लांट से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कराना चाह रहे हैं वो पेरेंट प्लांट होगा, जिसमें से किसी एक को मेल और किसी दूसरे को फीमेल मानेंगे। और अगर कोई बाइसेक्सुअल प्लांट है तो उसमें ज्यादा अलग सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बाइसेक्सुअल प्लांट का मतलब जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर या मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही प्लांट पे होता है, उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ओके, तो देखिए टू टाइप्स ऑफ पेरेंट, two types of parents, some marked as female while other or next marked as, तो किसी एक को हमने क्या किया, फीमेल मार्क लिया और किसी दूसरे को मेल, एक को मेल के लिए मार्क किया, दूसरे को फीमेल के लिए मार्क कर लिया है। ठीक है, नो नीड यूनिसेक्सुअल प्लांट, the selected plant are used in process of hybridization. The selected plant are used in process of hybridization. Process of hybridization. थर्ड कैरेक्टर देखिए, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन among the selected parent. Cross hybridization among the selected parent. तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन
among the selected parent, जो पेरेंट को सिलेक्ट किया है उसको क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराना। एक्चुअल में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन जो है वो बहुत ही टीडीएस कहने का मतलब थकाने वाला और टाइम टेकन प्रोसेस होता है ये क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। तो जरूरी नहीं है कि हर वक्त क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन ही कराया जाए, बट अगर ब्रीडिंग करा रहे हैं, न्यू वेराइटीज चाहिए, तो ये प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती है। तो सबसे लेंदी, सबसे टीडीएस और सबसे ज्यादा टाइम टेकन यही स्टेप्स होता है। तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन यानी यहां पर क्या है, एक हमने मेल पेरेंट लिया है जिसको एज ए फीमेल लिया, और दूसरे को मेल लिया है। तो दो अलग अलग अगर लिए हैं ब्रीड, किसी एक को मेल और किसी एक को फीमेल, तो उनके बीच में जो क्रॉसिंग कराना है वही हुआ क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। तो उसी प्रोसेस को हम लोग देख रहे हैं। क्रॉस बिटवीन टू जेनेटिकली क्रॉस बिटवीन टू genetically cross between two genetically diverse plant to obtain a progeny with desired superior trait with desired superior trait. It is very time consuming. It is very time consuming and tedious process. टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस प्रोसेस। क्यों? इसके पीछे दो वजह है, एक होता है इमैस्कुलेशन और दूसरा होता है बैगिंग का प्रोसेस। इमैस्कुलेशन का प्रोसेस का मतलब हुआ कि जब किसी प्लांट के फ्लावर से मेल पार्ट को काट करके हटा देते हैं और फीमेल पार्ट के ऊपर एक पॉलीथीन का या किसी पेपर से कवर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अनडिजायर जो पॉलिनेशन होकर के फर्टिलाइजेशन होता है उसको रोकने के लिए। आपको जैसा प्रोडक्ट चाहिए, प्लांट क्या है, अगर कोई पॉलिनेटिंग एजेंट आया और पॉलिन ग्रेन को फ्लावर के ऊपर डाल दिया तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। अगर एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया तो हम दोबारा वहां पे फिर से फर्टिलाइजेशन नहीं करा सकते हैं। तो उसी अनडिजायर फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए वहां पर इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग का प्रोसेस करना पड़ता है। और जब हमें फिर से अब वहां पे क्रॉस कराना है, ब्रीडिंग कराना है, तब रीबैगिंग, ये डीबैगिंग करके, यानी कि वो जो कवर किए थे पॉलिथीन से उसको हटा करके और जिस पॉलिन ग्रेन से हम फर्टिलाइजेशन कराना चाहते हैं उसको वहां पर डालेंगे तब फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये टाइम टेकन प्रोसेस हो गया कंप्लीट। तो इसीलिए कहता है किस वजह से प्रोसेस, ड्यू टू इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। इमैस्कुलेशन क्या है और बैगिंग क्या है ये आपको दो बार आ चुका है। हमने ही आपको एक बार रिप्रोडक्शन इन प्लांट में बताया है, फिर आपको ये जेनेटिक्स में भी आएगा। इमैस्कुलेशन का मतलब इतना समझो कि रिमूवल ऑफ पॉलन ग्रेन या रिमूवल ऑफ जो प्लांट का सेक्स पार्ट है वो, एंड बैगिंग का मतलब कि जो फीमेल प्लांट का पार्ट है उसको कवर कर देना किसी पेपर से, दैट इज बैगिंग। चलिए अब देखिए
selection and testing of superior recombinants. Selection and testing of superior recombinants. Superior and testing of recombinants. तो सिलेक्शन एंड टेस्टिंग, तो जो हमने क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराया है तो उससे कुछ ना कुछ सुपेरियर क्वालिटी हमें मिलेगा। तो वो सुपेरियर क्वालिटी है कि नहीं है इसका टेस्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो हमें पता चलेगा, अदरवाइज कैसे पता चलेगा। तो उसी का टेस्टिंग करना, टेस्टिंग है ऑफ सुपेरियर रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट से कंफ्यूज नहीं होना है। रिकॉम्बिनेंट का मतलब कि दो अलग अलग ब्रीड, मान लो एक तरफ हमने क्या किया था, ब्रीड ए का प्लांट लिया, उसको क्रॉस कराया, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन किससे, तो ब्रीड बी से, और इससे जो हमारा आया तो ये क्या हो गया, यही हो गया सुपेरियर रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, तो ब्रीड ए को मान लो कि यह मेल था जो हमने पेरेंट सेलेक्ट किया था, और ये मान लो कि यह फीमेल था, और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों पेरेंट हो गए। कौन कौन, ब्रीड ए और ब्रीड बी, और इनसे जो दोनों के कॉम्बिनेशन जुड़ने से जो सुपेरियर क्वालिटी आई उसी को क्या दिए हैं हम लोग, सुपेरियर रिकॉम्बिनेंट्स। तो ये सुपेरियर है कि नहीं है इसकी टेस्टिंग करना, तो वही है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपेरियर रिकॉम्बिनेंट्स। तो इस चीज को अब नोट डाउन करेंगे हम लोग यहां पर। अगर ये सब बातें इस तरह से समझ गए, अब इसमें लिखने का काम करेंगे। Selection of those plant that have the desired character combination among the progeny progeny of hybrid, this is crucial steps. This is crucial steps. तो ये हुआ थर्ड, ये फोर्थ, और ये अब हम लोग फिफ्थ देखेंगे। टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन। टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन। कमर्शियलाइजेशन का मतलब कि अगर वो टेस्टिंग सक्सेस कर जाता है तो लैब में, जैसे अभी आप लोग कोरोना के टाइम पे बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो उसी तरह होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR। ठीक है, ये दोनों सेंट्रल के पार्ट हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको कंडक्ट करती है, इनकी गवर्निंग बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो ये जो है वो मेडिकल रिसर्च के लिए है और यह एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए है। तो ICAR जो है वह प्लांट को सिलेक्ट करके कि हाँ यह प्लांट जो है सक्सेसफुली इंडिया के अलग अलग लोकेशन में, अलग अलग रीजन में, अलग अलग सॉइल की क्वालिटी में उस पार्टिकुलर सीजन में टेस्टिंग कराती है कि हाँ ये सक्सेसफुली, जब एग्रीकल्चर फील्ड में ये प्लांट जो हमने हाइब्रिड करके तैयार किया है वो एग्रीकल्चर फील्ड में जाकर के सक्सेसफुली जो प्रोडक्ट है वो दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। तो अगर वो सक्सेसफुली प्रोडक्ट दे पा रहा है और जिस क्वालिटी चाहिए था वो क्वालिटी सक्सेसफुली है उसमें, जैसा हमारा डिजायरेबल जो हमारी जरूरत थी वो पूरा कर रहा है, तब जाकर के वो मार्केट लेवल पर रिलीज किया जाता है, यानी मार्केट में पूरा सप्लाई दिया जाता है।
कि हाँ अब ये फार्मर के पास जाएगा और किसान उससे एग्रीकल्चर करके 4 पैसा कमाएगा। क्योंकि जब तक फार्मर की इनकम नहीं होगी कोई उसका एग्रीकल्चर क्यों करेगा। तो ये यही चीज हुआ, टेस्टिंग रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन। ये लास्ट पोर्शन हुआ। द न्यू सेलेक्टेड line undergo evaluation. New selected line undergo evaluation for yield। किस चीज का इवेल्युएशन होगा, तो इवेल्युएशन फॉर वो हाई यील्डिंग है कि नहीं, साथ ही साथ वो डिजीज रेसिस्टेंस है कि नहीं, या वाटर लॉगिंग कहीं पर अगर हो रहा है तो उस कंडीशन में भी वो ग्रोथ कर रहा है कि नहीं। तो ऐसे सारे क्वालिटी अगर उसमें है दैट मीन्स कि वो हमारे डिजाइबिलिटी को पूरा कर रहा है। अगर नहीं, डिजीज रेसिस्टेंस नहीं है, ज्यादा हाई यील्डिंग नहीं है यानी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है पर एकड़ या पर हेक्टेयर में, या डिजीज रेसिस्टेंस भी नहीं है, वाटर लॉगिंग में सर्वाइव नहीं कर रहा है, यानी किसी स्ट्रेस को वो नहीं झेल पा रहा है, यानी हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस था वो सक्सेस नहीं हुआ है। तब अगर सक्सेस नहीं हुआ तो उसको मार्केट में रिलीज नहीं करें क्योंकि उससे फार्मर को नुकसान होगा। लेकिन अगर वो सारे कैरेक्टर को वो कैरी कर रहा है तभी मार्केट में रिलीज होगा। तो इसी चीज को कह रहा है क्या किस चीज का इवेल्युएशन करेंगे, तो फॉर यील्ड, क्वालिटी, डिजीज रेसिस्टेंस, and insect resistance जैसे बायोटेक्नोलॉजी में आप लोग पढ़ेंगे बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, तो वो सब बीटी ब्रिंजल और बीटी कॉटन क्या था, इंसेक्ट रेसिस्टेंस तैयार हुआ था। एंड फॉर अदर ट्रेट, एंड फॉर और किसी दूसरे ट्रेट के लिए, द ट्रेट बिफोर इट रिलीज as a variety for cultivation in a given region in India ICAR, जो अभी हम डिस्कस किए, ICAR कैरीज आउट इवेल्युएशन, पूरा नाम मैं लिख देता हूं ICAR का, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। तो यही इवेल्युएट करता है कैरीज आउट evaluation. The material is evaluated in comparison to the material is evaluated in comparison to best available location crop, available location crop, cultivar and finally
and finally seed of desirable plant, seed of desirable plant, seed of desirable plant are certified by National Seed Corporation, National Seed Corporation, जिसे NSC, यह सीड का एवोल्यूशन करता है फॉर मार्केटिंग, किसी के लिए, फॉर मार्केटिंग के लिए। तो ये पूरा का पूरा मेन प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। द मेन स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपिंग न्यू वेराइटीज। अब दो टर्म है, एक प्राइमरी क्रॉप और सेकेंडरी क्रॉप क्या है। तो जो पुराना स्टार्टिंग में जो ट्रेडिशनल तरीके से कल्टीवेटेड किसी क्रॉप को हम लोग एग्रीकल्चर करते थे वो हुआ प्राइमरी, और प्राइमरी के बाद में उससे रिलेटेड जो कल्टीवेट हुआ उसको कहते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी क्रॉप का मतलब हो गया राई, ओट, और प्राइमरी क्रॉप का मतलब राइस एंड व्हीट। बस ये दो टर्म को देखेंगे हम लोग। तो पहले प्राइमरी क्रॉप क्या कहता है। प्राइमरी क्रॉप इज ए ग्रुप विच केम अंडर, इज ए ग्रुप which came under domestication from the very beginning, जैसे राइस एंड व्हीट, उसी तरह है हमारा सेकेंडरी क्रॉप। तो सेकेंडरी क्रॉप किससे रिलेटेड, कल्टीवेटेड रिलेटेड टू प्राइमरी क्रॉप, जैसे राई और ओट। तो जब किसी ड्यूरेशन में प्राइमरी क्रॉप नहीं कल्टीवेट हो पाया तो उससे रिलेटेड जो दूसरा जो क्रॉप डेवलप हुआ और उसका कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ तो उसी को कहते हैं हम लोग सेकेंडरी क्रॉप। सेकेंडरी क्रॉप में राई एंड ओट आया। तो ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्रॉप हो गया। ओके, टाइम है, चलिए यहां तक की बातें हो गई।